आज हम जब भी ध्रुपद गायकी का नाम लेते हैं, जहन में डागर नाम जरूर आता है। डागर घराने ने अपने कई शागिर्द तैयार किए, जिनकी आज अपनी एक अलग पहचान है, जिन्होंने ध्रुपद गायकी के शानदार मुस्तकबिल की नींव रखी। और इस घराने की 20वीं पीढ़ी शबाना डागर हिंदुस्तानी आर्ट की इस विरासत को आर्काइव करने का काम कर रही हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए डागर आर्काइव्स की चेयरपर्सन शबाना डागर से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन प्रवास। शबाना जी, सबसे पहले ये जो आपका डागर घराना है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये डागर घराना क्या है, कितना पुराना है और कब से क्लासिकल म्यूज़िक के लिए काम कर रहा है? तरन्नुम जी, ये तकरीबन 600 साल पुराना घराना है जी। और हिंदुस्तान की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो सामवेद गायकी कहलाती है, उसके संचालक हैं डागर परिवार, जिसकी मैं 20वीं पीढ़ी से हूँ। और इस परिवार ने ध्रुपद शैली, ध्रुपद को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ध्रुपद को अपनी 20 पीढ़ी दी है और एक ही ट्रेडिशन को 20 पीढ़ियों तक कंटिन्यू हम रखे हुए हैं माशाल्लाह। और जो आप ये प्रिजर्व करने का काम कर रही हैं, आपको क्यों ऐसा लगा कि इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो है वो प्रिजर्व की जाए? क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये जो म्यूज़िक का दौर है, अगर हम बहुत पुराने टाइम से देखें और अब देखें, एक तरह से कंपेयर करें, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और लगातार बदल रही हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए? प्रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। उस दौर के अंदर लोगों की प्रिजर्वेशन तो थी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा इस टाइम में, मुझे और मेरे भाई को, कि हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत लंबा दौर बीच में ऐसा आया जिसमें 47 में, जैसा हमने सुना अपने बुज़ुर्गों से, कि उस दौरान काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ। तो उसको लेके वो लोग बहुत अफसोस जाहिर करते थे कि अगर ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं, अभी भी हम बचा पाते, तो शायद बहुत कुछ फ़ायदा होता। तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए लगा कि प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की पुराने घरानों की परंपराओं की जो ऐसी, जैसे प्रिजर्वेशन जिस चीज़ का भी ज़रूरी है, मुझे लगता है कि ज़रूर होना चाहिए। स्पेशली रुद्रवीणा जैसे है हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ 2 ट्रेडिशन है हमारी फैमिली में, एक गायन का और एक वादन का। अच्छा। तो आपको हमारे यहाँ गाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, पर जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो बहुत हमारे यहाँ लिमिटेड लोग रहे, 1 2 3 इस तरह से, और इंस्ट्रूमेंट बहुत लिमिटेड। बट रुद्रवीणा एक अपने आप में एक ऐसा साज है जिसकी मुझे लगता है कि प्रिजर्वेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से कोई भी आर्ट फॉर्म जिसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, मैं समझती हूँ कि वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। मेरी एक ना आर्काइव्स है जयपुर के अंदर, जो हम 2009 से हम बनाया हमने 2009 में आर्काइव जयपुर में, और इट्स ओपन फॉर ऑल। वहाँ पे आपको हमारी फैमिली की बहुत सारी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगे। अच्छा। तो अगर आप जाएंगे तो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है, पर मुझे लगा कि गूगल पे एक इन्फॉर्मेशन एक अलग बात होती है, पर आप जब सामने किसी चीज़ को महसूस करते हैं उसकी बात अलग होती है। तो वो सब चीज़ें जहन में रखते हुए हम लोगों ने द डागर आर्काइव्स बनाया, क्योंकि उसमें इतनी सब बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं और वहाँ बैठ के आपको या किसी को भी ऐसा फील होगा कि आप अपने बुज़ुर्गों से घिरे हुए हैं, जिनको आपने देखा भी नहीं है। जैसे आपका घराना है वो बहुत सालों पुराना है जी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा अजीज़ होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी, जो इस दौर में कहीं देखने के लिए ना मिले। तो उसमें अगर मैं किसी एक चीज़ के बारे में पूछूं जो आपको बहुत अजीज़ लगती हो और लगता हो कि वाकई एक नायाब चीज़ है, तो वो कौन सी चीज़ है? मैं समझती हूँ तरन्नुम जी, मेरे लिए वो सब चीज़ें जो आर्काइव में है वो बहुत नायाब हैं। लाइक हमने उस दौर के जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो एक अलग अंदाज में साफ़े बांधा करते थे। अच्छा। क्योंकि वो अलग अलग कोट में थे। पहले तो पैटर्नेज राजघरानों की हुआ करती थी, तो हर एक घराने का अपना एक पगड़ी का तरीका हुआ करता था उनके यहाँ।
उनके यहाँ के म्यूजिशियंस का। हाँ। तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे हमने वो रखी हुई हैं पगड़ियाँ हैं अभी तक? पगड़ियाँ हमने उनको बना के वहाँ पे रखी हुई हैं उस टाइम की। जैसे मेरे नाना अब्बा की जानमाज़ है जिस पे उन्होंने पता नहीं कितनी नमाज़ें, कितनी इबादत करी है। और मेरे दादा अब्बा का तानपुरा है, मामू साहब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा। और बुज़ुर्गों की, मेरी दादी के बहुत सारा सामान है ऐसे जो वो जैसे उनका एक चांदी का छोटा सा वो पान खाती थी, उनका वो पानदान छोटा सा है। वो अच्छा। रखा हुआ है हमने। और ब्रिज है। और सबसे पुराना, पापा ने 78 में ये ऑर्गेनाइजेशन करी थी मेरे वालिद ने अपने पापा के नाम से। अच्छा। तो उस टाइम का एक ब्लॉक है। उस टाइम शायद ये सारा प्रिंट ऐसा नहीं होता था। तो दादा अब्बा की एक बहुत जो पहले ब्लॉक हमारे पास मौजूद है उस टाइम का। तो इस तरह की बहुत और भी चीज़ें हैं, लिखी हुई स्क्रिप्ट्स है, जो कंपोजिशंस हैं वो हैं। तो बहुत सारा कुछ हमने हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो किसी भी तरह। उसको डिजिटलाइज करें, पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो अवेलेबल हैं। और बहुत कुछ मुझे दी हैं, बहुत कुछ मैं इकट्ठा कर रही हूँ अलग अलग, बिकॉज प्रिजर्वेशन एक दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो वो कोशिश हम दोनों बहन भाइयों की चल रही है, मेरी और मेरे भाई की, इमरान की, कि हम लोग जितना हो सके इस सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर सकें ताकि लोगों को किसी चीज़ के लिए भटकना ना पड़े। हालांकि हर हमारे चचा जो हैं या कज़न्स हैं, सबके पास अपने वालिदैन की चीज़ें मौजूद हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आर्काइव में हम इकट्ठा करके रख सकें जो भी हमको वो हम सपोर्ट कर सकें। क्योंकि हमारे पास अभी जो भी सामान है, जो भी कुछ असासा है, हाँ। वो उन बुज़ुर्गों का, जैसे मेरे मामू साहब ने मुझे वो सब चीज़ें दी हैं और बताया है। ख़ानदान की हिस्ट्री है और हमारे पास पूरा शिजरा है जब से शुरुआत हुई है अब तक का। तो लाइक उस 20 पीढ़ी के अंदर ना सिर्फ म्यूज़िशंस हैं, उसमें वो भी लोग हैं जो म्यूज़िशंस नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीच में लोग हुए हैं जिन्होंने म्यूज़िक नहीं करा। अच्छा, इस तरह से। तो मतलब एक शिजरा का मतलब ये है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी एक कोशिश है गुनीजन सभा, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आपने बताया कि जो डागर आर्काइव है वो क्या है और किस तरह से काम हो रहा है वहाँ पर। इसके अलावा आपकी एक कोशिश है गुनीजन सभा, ये क्या है? तरन्नुम जी, गुनीजन सभा एक इंटरेक्शन सेशन है। अच्छा। और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच की जो दूरी है उसको कम कर सकें और आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में एक इंटरेक्शन हो सके। और जब हमारे यहाँ कुछ कॉन्सर्ट्स हुए या हमने बुज़ुर्गों को सुना, तो एक चीज़ मुझे लगी कि हमेशा कॉन्सर्ट के बाद जो है आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में जो बात होती है तो वो पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके वो प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि उसी की वजह से हमारे यहाँ ऑडियंस में कमी हमें लगी कि क्लासिकल की ऑडियंस कम है और कम लोग समझते हैं। हाँ, कम लोग समझते हैं और आप बगैर सोचे समझे किसी के भी बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। तो राय कायम मतलब आप किसी भी आर्ट फॉर्म को ले लीजिए, बिकॉज मैं हर आर्ट फॉर्म के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि हर एक जगह कहीं कोई ऐसी परेशानी होती है जहाँ हम कोई बात सही समझ नहीं पाते हैं और राय कायम कर लेते हैं। कि ध्रुपद, जैसे ध्रुपद के लिए हमेशा से कहा गया कि ये बहुत ही कठिन गायकी है, डेफिनेटली वो कठिन गायकी है, उसमें रियाज की ज़रूरत। और हर आर्ट फॉर्म या हर ऐसी चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, वो चाहे से कोई सी भी फील्ड हो। पर क्योंकि ये एक गाने का सिलसिला है और एक ये रूहानी गाना है, आप बिल्कुल अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, गाते हैं तब, तो उसमें जो एक बात है वो तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, अपना टाइम देते हैं, जब आप फोकस होके कोई काम करते हैं, तभी आप में ये सब चीज़ें आती हैं
या हम किसी चीज़ में एक पुख्तगी ला सकते हैं जब आप अपना पूरा वक्त देते हैं किसी चीज़ को। जी। हमने बहुत ध्यान करा, बात करी, सोचा कि क्या ऐसा होना चाहिए, बिकॉज़ हमारा राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं, जयपुर घराना है, तो वहाँ गुनीजन खाना है। अच्छा। हर घरानों के अंदर एक गुनीजन खाना हुआ करता था, जो इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट कह लीजिए उसको। अच्छा। तो वहाँ पे हर आर्ट फॉर्म के लोग हुआ करते थे, जयपुर का गुनीजन खाना। तो गुनीजन ऐसा सुना, कंपोजिशंस में भी कई गुनीजन ऐसी कंपोजिशंस हैं जहाँ पे गुनीजन वर्ड का जिक्र हुआ है, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको हम कॉन्सेप्ट बनाएं। तो मुझे जहन में आया कि हम गुनीजन सभा बनाते हैं, क्योंकि ये एक जो आर्टिस्ट है वो अपने आप में इतना मुकम्मल होता है, वो अपनी इतनी तैयारी, इतना टाइम, इतना वक्त, स्पेशली आप अगर म्यूजिशंस को देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रगल्स करते हैं। आर्टिस्ट जो है वो किसी भी उससे फील्ड से हो, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत मुश्किल से जाके वो कोई मकाम पे पहुंचता है। हर एक नहीं पहुंच पाता है, पर वो अपनी स्टडी पूरी करता है। तो मुझे लगा कि हम आर्टिस्ट को हमने रखा बहुत अव्वल, और मुझे लगा कि उनसे हम बातचीत कराएंगे, ऐसा एक सेशन बनाते तो हैं। यानी कि एक तरह का प्लेटफॉर्म है एक जहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डायरेक्ट ऑडियंस के साथ बात कर इंटरैक्ट सकती करता है। अगर हम म्यूजिक की बात करें जी। तो म्यूजिक जो है वो हर दौर में बदलता रहा है, बदल रहा है। जी। तो जैसे आपका घराना है 600 साल पुराना है जी। और आप चीज़ों को आर्काइव कर रही हैं, तो आप उसमें बहुत चीज़ों को, चाहे उससे जुड़े जो साज हैं उसको लेकर के बदलाव देखती होंगी, या जो म्यूज़िक है उस पर कुछ बदलाव देखती होंगी। तो इतने सालों में किस तरह के बदलाव आपने अब तक देखे हैं? डागर फैमिली की हम बात करते हैं, या हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, हम ध्रुपद की बात करें, तो हमारे घराने की एक ये बहुत बड़ी बात है कि उसने अब तक अपने म्यूज़िक के अंदर हर दौर में कोई बदलाव, मतलब वो बदलाव के लिए राज़ी नहीं है। अच्छा। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्योरिटी रखें, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करें। जैसे मामू साहब बोलते थे, सारे ही दिग्गज हुए हैं हमारे यहाँ, कि बेटा ये तो नित नया है, आप इसमें क्या बदलाव, क्या नयापन चाहते हैं? ये तो हर बार आप सुनेंगे तो नया लगेगा। तो इसमें बदलाव की उनको, वो हमेशा ये कहते थे कि इसमें बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है, आप सुनना सीखिए, समझना सीखिए, बैठना सीखिए, तब आपको महसूस होगा कि ये कोई इसको इसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी इतनी खूबसूरत परंपरा है, हमने जब से इसको सांवेद गए कि हमने इसको संजो के रखा हुआ है। वो बोलते थे, मैं फ़हीमुद्दीन डागर हूँ, पर मैं मस्जिद हूँ, मैंने मंदिर की हिफाजत कर रखी। अच्छा। तो मतलब इस तरह के जो दिल के अंदर अपने एक जज्बा रखते हों अपने म्यूज़िक का, शास्त्रीय संगीत का, तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए वो इबादत से कम नहीं था। तो हमारी फैमिली के अंदर अभी तक उन्होंने बहुत ही, अभी तक भी लोगों ने पूरी अपनी कोशिश यही है उनकी कि वो उसी अंदाज में उसको रखें, उसी अंदाज में गाएं। आज भी पुराने जो गाने हैं और आने वाली नई जनरेशन जो हम लोगों से छोटे हैं वो भी इन्जॉय करते हैं वो गाने, क्योंकि उनकी लिरिक्स अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है। उसको रीमिक्स तो करते हैं, बट लिरिक्स तो आप इन्जॉय करते हैं ना, उसका म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं। तो वो आज वो कमी महसूस ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को भी वो आज के गानों का जो टाइम है वो कम है। आते हैं लोग, गुनगुनाते हैं और फिर वो गाने भूल जाते हैं। पर पुराने गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और हर दौर के गुनगुनाते हैं, हमसे छोटे भी गुनगुना रहे हैं। तो आई थिंक बहुत जहन पे असर करता है एक अच्छा म्यूज़िक, एक अच्छी लिरिक्स। और अगर हम अजीब सा लिरिक्स या म्यूज़िक सुनते हैं, वो भी हमारे जहन पे नेगेटिविटी की तरह असर करती है। व्हाट आई थिंक। जी, आपका इतना पुराना घराना है, ढेरों मेल सिंगर्स उसमें से हुए हैं, लेकिन एक भी फीमेल सिंगर नहीं। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि आपका इतना पुराना घराना है, मेल सिंगर तो बहुत से हुए, लेकिन फीमेल सिंगर एक भी आपके घराने से नहीं हुआ। ऐसा क्यों? लड़कियों के लिए हमेशा से रहे हैं बैरियर्स,
तो वो दौर तो और भी ज़बरदस्त था। तो पर्दा सिस्टम था इस वजह से, और मेल गायकी कहलाती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ की कोई भी लेडीज़ जो है वो नहीं गाती, हालांकि लेकिन ये बात तो 500-600 साल पुरानी है। अब ज़माना बदल गया है। जी जी तो बिल्कुल। अभी भी क्या इजाज़त नहीं है? बिल्कुल इजाज़त एक्चुअली इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही हमें सिखा पाएंगे, हाँ। और जब वो सिखाएंगे ही नहीं तो कैसे कोई गाएगा। फिर भी अगर आप कोई फिल्मी गीत गुनगुनाना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। वाह, बहुत खूब। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा आप लिखती भी हैं, आप जी। शेर और शायरी भी करती हैं। जी, तो अगर आपका कोई लिखा कलाम सुनने के लिए मिल जाए? बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मैं कभी कभी ज़रूर लिखती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं उसमें कितना अपन जस्टिफाई कर पाती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे आर्ट फॉर्म है जिसमें शायर का तो यह है कि जो उसके जज्बात है या जो उसकी बात वो अपने आप लिखता है, तो कभी कभार कुछ लिख लेती हूँ। तो उसमें से एक है कि कभी देखा है तुमने डूबते सूरज की तरफ, कभी देखा है तुमने डूबते सूरज की तरफ, कैसे दिन भर की थकन लेके डूब जाता है। बारिशों से मुझे डर लगता है, बारिशों से मुझे डर लगता है, वो मेरे आंसू छुपा के रखता है। सब्र में कौन किससे डरता है, हर एक ज़रा मुख्तसर सा लगता है। वाह। वो सब्र दे के मेरा इम्तहान भी लेता है, वो सब्र दे के मेरा इम्तहान भी लेता है, गिरूं जो मैं तो बड़ा हाथ अपना देता है। वाह, बहुत खूब। आज का जो आप दौर देख रही हैं, इस पे, क्योंकि ये जो दौर है इस पे हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो इस दौर में आप उर्दू को कहाँ देखती हैं? आई थिंक उर्दू एक ऐसा लफ्ज़ है, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हर दौर में अपनी एक अलग पहचान रखती है, और उसकी दीवानगी मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर ना ख़त्म होने वाली है। और वो तब भी उतनी ही पॉपुलर थी, वो आज भी इतनी पॉपुलर है, और इंशाल्लाह आगे भी इतनी पॉपुलर रहेगी, क्योंकि उसमें मिठास है और उसका एक अपना अंदाज है कहने का, और लोग उससे बहुत मुतासिर होते हैं। आगे भी मुझे तो ब्राइट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग बहुत उस तरफ जा रहे हैं, जैसे सूफीज़म की तरफ जा रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी उसको बहुत पसंद करते हैं जी। वो ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो उर्दू तो दिलों में बसती है लोगों के। अगर हम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की बात करें, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहीं जॉब भी नहीं करते हैं जी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी परफॉर्मेंस वो हर महीने हो। जी। तो एक तरह से अगर उनके सपोर्ट की बात करें, तो आपको लगता है कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, या जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह के कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया है, क्योंकि आर्टिस्ट कहीं जॉब नहीं है, और सब आर्टिस्ट कोई कॉलेजेस में, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और फुल टाइम जॉब कहीं उनका नहीं है। बिल्कुल। उनका सारा दारोमदार उनके कॉन्सर्ट्स पे है, और कॉन्सर्ट्स हर महीने होते हर महीने नहीं होते। और उसके लिए उनकी किसी की फैमिली छोटी है, किसी की बड़ी है, तो आज के अखराजात को देखते हुए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली आर्टिस्टों के लिए कुछ प्लान होना चाहिए, जहाँ पे उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट इस तरह से होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रांट्स हैं जो आर्टिस्ट लेते हैं, बट एज अ परफॉर्मर मेरे ख्याल से नहीं है। हम एज अ परफॉर्मर उसको, जैसे ऑर्गेनाइजर्स हैं तो उनके लिए कुछ ग्रांट्स हैं, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आर्टिस्टों के लिए भी कुछ वजीफ़े होते हैं जो करते हैं, बट वो रेगुलर तो नहीं है। तो उसके लिए ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बनानी चाहिए, ताकि उनका जो रेगुलर उनका जो घर का जो चीज़ है वो रेगुलर चले,
जैसे क्योंकि फैमिली भी है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आर्टिस्ट सपोर्ट होना चाहिए। आपका ये जो आर्काइव का काम है, जो चीज़ों को प्रिजर्व करने का काम है, इन सब के अलावा क्या कुछ ऐसा है जो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रही हैं कि मैं अपने घराने के लिए करूँगी? अभी जो है यूनेस्को ने राजस्थान को वो करा, यूनेस्को को मुझे लगता है कि जैसे ध्रुपद है या ऐसी कोई भी आर्ट फॉर्म है, उसको भी यूनेस्को को उसमें लाना चाहिए। अच्छा, उसको प्रिजर्वेशन के लिए कुछ होना चाहिए, स्पेशली उस आर्ट फॉर्म के लिए। हालांकि जैसे बहुत कुछ काम अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कर रही हैं। मैं अपने जहाँ तक घराने की बात है, हम चाहते हैं, मैं और मेरे ब्रदर, हम लोगों का ये प्लान है कि हम जैसे हमने एक बस्ट ऑल इंडिया रेडियो को डोनेट किया है बाबा बैराम खां साहब का जी, जो जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो में अभी रिसेंटली लगा है उसको, अब परमानेंटली, क्योंकि उसके लिए भी बहुत लंबी एक कहानी है, तो बहुत स्ट्रगल से वो वहाँ तक मूर्ति पहुँची और फिर अब वो वहाँ पे अब स्थापित हो गई है। इसी तरह से हम अलग अलग जहाँ पे हमारे घराने के लोग रहे हैं स्टेट में, हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी कोशिश से वहाँ पे उनका बस्ट या वहाँ पे लगा सकें, ताकि लोग उस परंपरा से वाकिफ़ रहें, और उस आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये बनाया है, और जो बुज़ुर्गों का सिलसिला रहा है वो भी कायम रहे, लोगों तक पहुंचता रहे। जयपुर के अंदर ही या कहीं पर भी हमें गवर्नमेंट ऐसी कोई जगह दे ताकि हम एक आर्काइविंग का काम जैसे अभी हम कर रहे हैं वो एक बड़े पैमाने पर हो और सब चीज़ें एक जगह हों, और ऐसे नॉट ओनली ध्रुपद बट जैसे पखावज की परंपरा को भी मैं चाहती हूँ कि हम प्रिजर्व करें। रुद्रवीणा है, पखावज है और ध्रुपद है। ध्रुपद के जैसे ध्रुपद के भी 4 घराने हैं, उनमें हमारा घराना है, देन दरभंगा घराना है, बैतिया घराना है। तो इस तरह से अलग अलग घरानों में अलग अलग लोगों को हम प्रिजर्व कर सकें जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अपने अपनी फील्ड के अंदर। पर हम सिर्फ बोलते हैं, प्रैक्टिकली अगर आप देखें या फिर आप तो हम उस कल्चर को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं। शोर बहुत है पर काम कम है। तो मुझे लगता है कि शोर कम होना चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे हमें अभी भी काम की ज़रूरत है। तो जो लोग जानते हैं कि कहाँ कितना काम हो रहा है, वो समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है इस काम की, कहाँ तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ की तहज़ीब और ट्रेडिशंस इतने खूबसूरत हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखे हुए हैं। जी, हम चाहते हैं कि ये जो आपका तहज़ीब को जोड़ने का काम है ये इसी तरह जारी रहे इंशाअल्लाह। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जो मुझे आपने इस लायक समझा और बुलाया परवाज़ में। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। शुक्रिया। तो ये थी शबाना डागर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तेरे दम से